जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। वनडे विश्व कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में आज मुकाबला साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रनों का लक्ष्य दिया है, जिसे हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर उतरी है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने वाले LVM-3M4 प्रक्षेपण यान का क्रायोजेनिक ऊपरी हिस्सा आज बुधवार को दोपहर 2:42 पर पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से दोबारा प्रवेश कर गया। इसरो ने बताया कि रॉकेट बॉडी का पुनः प्रवेश इसके प्रक्षेपण के 124 दिनों के भीतर हुआ। जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता से कहा कि छूटे हुए दिव्यांग मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंपों का आयोजन कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि 18 वर्षीय दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हीकरण के कार्य के लिए प्रचार प्रसार के साथ ही माध्यमिक व डिग्री कॉलेज व दिव्यांग पेंशनर्स और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाए। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर आज राजनीतिक दलों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि कार्यव्रत की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि BLA व BLO समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे कोई पात्र मतदाता छूटने न पाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस जोन लखनऊ स्पोर्ट्स टीम में तैनात जनपद हरदोई के मुख्य आरक्षी समरजीत सिंह द्वारा फिलीपींस में आयोजित एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 में 110 मीटर की बाधा दौड़ में रजत पदक जीतने पर आज पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने 10,000 नकद धनराशि के साथ स्पोर्ट्स शूज व एथलेटिक्स किट देकर सम्मानित किया। शाम को पुलिस अधीक्षक ने शहर कोतवाली के संवेदनशील स्थानों का भ्रमण कर जनसंवाद करते हुए शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा व्यापारियों को दिलाया। सुनते हैं पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी को। जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश में तैनात हेड कांस्टेबल समरजीत सिंह, जो एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता फिलीपींस में आयोजित हुई थी, इसमें इन्होंने लखनऊ जोन के टीम की तरफ से प्रतिभाग किया और वहां पर इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है 110 मीटर बाधा दौड़ में। इससे पूर्व कलकत्ता में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था और 2022 में भी इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। और इनको जो भी आवश्यक सामग्री है एथलेटिक्स की यहाँ हमारे द्वारा प्रदान की गई है जनपद द्वारा, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह चाहते हैं कि ये आगे और भी प्रगति करें और गोल्ड मेडल भी जीतें और आगे बढ़ें। विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार हरदोई में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। CM डैशबोर्ड संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि डैशबोर्ड पर रैंकिंग सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि IGRS पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। जिलाधिकारी ने खराब प्रगति वाले विभागों के जिम्मेदारों पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आज जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने आईएसए नवदुर्गा सेवा संस्थान द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्लस्टर संख्या 16 व क्लस्टर संख्या 24 में कराई गई बैठकों का प्रस्तुतिकरण देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ऐसी प्रत्येक बैठक में किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट हरदोई द्वारा कन्याओं के सामूहिक विवाह व निकाह को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी भुवन चतुर्वेदी ने बताया कि गत वर्षों की भांति सामूहिक वैवाहिक समारोह 3 दिसंबर को होगा और कहा कि अब तक 17 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 20 नवंबर को सभी आवेदकों का साक्षात्कार स्थानीय गांधी भवन में होगा। बैठक में ट्रस्टी गण उपस्थित रहे। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम। धन्यवाद।
रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में आज हम स्वागत कर रहे हैं जितिन ललित का। और आप हरदोई के माधवगंज क्षेत्र में बांसा गांव है, उस बांसा गांव में बांसा की अपनी एक लाइब्रेरी आपने स्थापित की है गांव की, और आप बच्चों को पुस्तकों का ज्ञान का महत्व बता रहे हैं। और ये असली चीज ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के एपिसोड में आपका जिक्र किया और उन्होंने हरदोई को ये महत्व दिया कि हरदोई की इस बांसा गांव की लाइब्रेरी की स्थापना उस दौरान की गई जब कोविड का दौर चला था। कोरोना के समय में लोग अपने घरों की चहारदीवारी में बंद थे। उस समय गांव में आपने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम में जो लोग अपने अपने घरों में आए हुए थे उनसे उनकी पुस्तकें मांगी और एक लाइब्रेरी स्थापित की गई। बांसा और उसके आसपास के गांव के बच्चे जो उस समय कहीं जा नहीं सकते थे, जो अपने घरों पे आए हुए थे अपने शिक्षा मंदिरों को छोड़ करके, वो सब लाइब्रेरी आने लग गए और एक बहुत सकारात्मक माहौल आपने पैदा किया कि बच्चों को उस समय ज्ञान, और ज्ञान के साथ साथ उस समय जो एक मजबूरी थी कहीं बाहर नहीं जा सकने की, उसमें एक क्रिएटिविटी पैदा करना बच्चों के अंदर, वो काम आपने किया। आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आज भी कितना लाइब्रेरी होना और ये पुस्तकें होना, ये क्योंकि इंटरनेट का युग है, हर बच्चा, हर व्यक्ति हर प्रश्न का जवाब इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर रहा है। लेकिन फिर भी आज पुस्तकें कितनी प्रासंगिक हैं और आपकी लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें हैं और आप बच्चों को किस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं कि वो पुस्तकों के ज्ञान से अपना ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि आज भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेट के माध्यम से आपको गूगल नहीं दे पा रहे हैं और वो आपको पुस्तकों से ही प्राप्त करनी होती हैं। ऐसे में हम ये भी कहेंगे कि एक समाज को आप कैसे दिशा दे सकते हैं कि लोग लाइब्रेरी स्थापित करें, और विशेष तौर पर ग्रामीण अंचलों में गांव के बच्चों को कैसे हम प्रेरित करें। तो बताइए ललित जितिन जी की कैसे आपने ये मुहिम शुरू की। बहुत बहुत धन्यवाद टीम 90.4 एफएम का कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैंने अपने गांव में बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी, जो कि पूरे हरदोई ज़िले की पहली फ्री कम्युनिटी लाइब्रेरी है, उसकी शुरुआत दिसंबर 2020 में की। और जैसे कि कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, सभी लोग वापस घर आए, मैं भी अपने कॉलेज को छोड़कर घर आया और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट से मिला जो अलग अलग शहर में किराए का कमरा लेकर कोचिंग कर रहे थे, वो भी वापस आए। चूँकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी कि कब तक लॉकडाउन रहेगा, कब शिक्षण संस्थान शुरू होंगे, तो उसी बीच ये आइडिया आया कि क्यों ना हम गाँव में ही एक लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर की शुरुआत करें, ताकि जो पढ़ाई में एक जो बाधा जैसी आई थी उसको दोबारा से सुचारू रूप से चालू कर सकें। और फिर हम लोगों ने लाइब्रेरी की शुरुआत की और आज अगले महीने लाइब्रेरी को 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हमारी लाइब्रेरी में कुल 1700 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं अभी। प्रतिदिन 80 से 90 पाठक आते हैं और औसतन एक महीने में 400 से अधिक किताबें निर्गित की जा रही हैं, इशू की जा रही हैं। और ये इसी बात का प्रमाण है, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि अगर 2019 में या 18 में मुझसे कोई पूछता कि क्या तुम्हारे गांव में लोग पढ़ रहे हैं या क्या वो पढ़ना चाहेंगे किताबें, तो शायद मैं भी यही कह देता कि नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अभी जियो आ गया है, गाँव में स्मार्टफोन्स हैं और सब लोग मोबाइल पर लगे रहे हैं और कोई भी किताबों की ओर नहीं जा रहा है। लेकिन अपनी इस सोच को मैंने गलत ठहरते हुए देखा आज जब 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, कि जब तक रिसोर्सेज का अभाव है, जब तक व्यवस्थाओं का अभाव है, तब तक ये सारी जो भ्रांतियां हैं ये पनपती रहेंगी। लेकिन जैसे ही लाइब्रेरी की शुरुआत दिसंबर 2020 में हुई, तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ने आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी रुचि की किताबें पढ़ने आ रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो किताबों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ पे रीड अलाउड की व्यवस्था है, जहाँ पे एक बड़ा पाठक और एक बड़े वॉलंटियर एक छोटे बच्चों के समूह को पढ़ाते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि गूगल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर एक चीज़ आपके टिप पे है, आप गूगल करें मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए एक नॉर्मल फेनोमेनन जैसा चल रहा है कि अगर हम गूगल पे कोई चीज़ की जानकारी ले भी रहे हैं, तब भी अभी हमारा माइंड कंडीशन नहीं हुआ कि हम उसको ही पुख्ता जानकारी मान लें। और कई बार ऐसा होता भी है, स्पेशली व्हाट्सएप और फेसबुक पे, कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर फैल रही है, लेकिन जिस दिन वो वायरल होती है अगले 4 दिन बाद उसकी सच्चाई आपके सामने आती है। तो यहीं पे फिर से किताबों की जो प्रासंगिकता है उसका महत्व हमारे सामने आता है कि कैसे जो बुक्स हैं वो एक अथॉरिटी का काम करती हैं। जो किताबें लिखी जा रही हैं वो एक सर्टेन स्टेप्स को पार करते हुए आ रही हैं, पब्लिशर्स एडिटर्स चेक के बाद आ रही हैं,
और इस वजह से उसमें गलती का जो स्कोप है वो बहुत कम रह जाता है। दूसरी बात, जब आप सोशल मीडिया और इन सब की बात करते हैं तो आप देखिए कैसे एक एल्गोरिदम, स्पेशली अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो आपको एल्गोरिदम के द्वारा फीड कराई जा रही। किताबों के साथ ऐसा नहीं है। किताबों के बीच आपका और किताब का एक बहुत ही पर्सनल रिश्ता है, और इस वजह से आपका माइंड बहुत डिक्लटर्ड रहता है। आप बहुत एक अच्छे से अपनी एक सोच विकसित कर पाते हैं बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से। और बांसा लाइब्रेरी उसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, जहाँ पे हमारी लाइब्रेरी में जो सबसे कम उम्र का मेंबर है वो 4 वर्ष का है, और जो सबसे ज़्यादा वर्ष का है वो 76 वर्ष के हैं, महेंद्र जी, जो कि हर हफ्ते 4 किताबें ले जाते हैं और पढ़ते हैं, और उनकी रुचि बढ़ रही है। उनके आसपास जो लोग हैं उनको देख देख कर वो भी लाइब्रेरी की तरफ आ रहे हैं। 400 से अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स हैं जो अब गाँव में ही रहकर, शहर ना जाकर, एक छोटा सा किराए का कमरा ना लेकर गाँव में ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स ने सफलताएँ भी पाई हैं, और बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, जो कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आगे भी सफलताएँ ज़रूर पाएंगे। धन्यवाद, आपने बहुत रोचक बातें बताई। और हम ये चाहेंगे कि गांव के जो लोग हैं वो अपने ही गांव में अपने रिसोर्सेज से, यानी अपने स्रोतों से दूसरों की सेवा करने के लिए लाइब्रेरी की स्थापना जरूर करें, क्योंकि पुस्तक के माध्यम से आप ज्ञान का दान कर रहे हैं, और पुस्तकों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि आज बच्चे जिनकी क्लास की पुस्तकें अपनी पढ़ चुके होते हैं वो उसके बाद में उनके लिए बेकार हो जाती हैं, तो वो बच्चे उन पुस्तकों को आप लाइब्रेरी में इकट्ठा कर सकते हैं। आज बहुत सी पुरानी पुस्तकें जो पुराने लोग हैं उनके पास हैं और वो दान में देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप कहीं पे भी इंटरनेट पे कहीं पे भी डालिए, और आपने ये जितिन ललित जी ने ये भी एक उदाहरण पेश किया, इन्होंने कोविड के दौरान जो इंटरनेट के माध्यम से प्रचार किया कि हम ऐसी लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं, तो इनको पूरे देश भर से लोगों ने, कितने देश से कितनी किताबें आपको मिली? बहुत ज़्यादा। मतलब शुरुआत में जैसा आपने बताया गांव के लोगों ने तो पुस्तकें दान की ही, इसके अलावा जो नई किताबों की आवश्यकता थी, मतलब मुझे लगता नहीं कि भारत के कोई भी राज्य ऐसा छूटा होगा जहाँ के लोगों ने हमें किताबें नहीं भेजी हो, सपोर्ट नहीं किया हो। अमेज़ॉन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, खुद कुछ लोगों ने तो अपनी ही पुरानी किताबों को कुरियर किया और पूरे एफर्ट्स उसमें डाले। हम लोग आपस में बोलते हैं कि जो एक पब्लिक लाइब्रेरी है वो एक पीपल्स यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे किसी भी उम्र का कोई मेंबर जा सकता है और वो सभी किताबें एक्सेस कर सकता है। स्कूल जैसा एक व्यवस्था नहीं है कि आप अगर 4th क्लास में हैं तो सिर्फ 4th क्लास की किताबें पढ़ेंगे। दूसरी बात, जो एक शहर और गांव के बीच में एक जो गैप है कि जो शहर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका स्कूल का माहौल अलग है, उनके लिए एक एनवायरनमेंट अलग है, एक उनका जो इंटेलिजेंस है वो डिफर कर जाता है ग्रामीण बच्चों से। लेकिन जब बात आती है सरकारी नौकरी की या अन्य किसी ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की, तब उनके लिए सेम पेपर आता है और एक बहुत ही बड़ा एक डिवाइड जैसा, ये गहरी खाई जैसी बनती जा रही। तो एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो उस खाई को भर सके और लेवल प्लेइंग फील्ड का काम कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी जब मन की बात में तारीफ की तो आपको कैसा लगा? आई थिंक मेरे लिए और मेरे पूरे गांव के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण विषय था। उस दिन पूरे मीडिया का गांव में आना, गांव वालों से साक्षात्कार करना और बांसा को प्रधानमंत्री मोदी जी और नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान दिलाना, वो हम सब के लिए एक बहुत ही मोटिवेशन और एक इंस्पायरेशन फैक्टर और भी ज़्यादा आगे काम करने के लिए हम लोग। आपकी हरदोई के छोटे से गाँव में बांसा लाइब्रेरी जो है आज विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी से भी कैसे कनेक्ट है? कोविड के दौरान ही हमारे जो को-फाउंडर इस लाइब्रेरी के अभिषेक व्यास, उन्होंने कैम्ब्रिज से अपनी मास्टर्स किया है, उन्होंने मास्टर्स इन एजुकेशन, और वहाँ पर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ग्रुप है उनको जब लाइब्रेरी के बारे में बताया तो उन लोगों ने बहुत ही रुचि दिखाई, और उसके बाद से हम लोगों ने उनके साथ कनेक्ट किया और गांव के बच्चे वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनसे साक्षात्कार करते हैं और अलग अलग जो उनकी प्रोग्राम चलते हैं वो हम लोगों को लाइब्रेरी पे बताते हैं और हम लोग उन्हें वापस बताते हैं। तो जब हम लोगों ने गांव का प्रेजेंटेशन कैम्ब्रिज लाइब्रेरी ग्रुप को किया था तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। और गांव की लाइब्रेरी को ही एक रिकॉग्निशन नहीं मिली है, बल्कि बांसा गांव पूरे उत्तर प्रदेश में स्वच्छ गांव की श्रेणी में प्रथम आया है। और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बांसा गांव के प्रधान, इत्तेफाक से वो ललित जितिन जी के चाचा ही हैं, उनको अभी सम्मानित किया लखनऊ में। तो ये भी हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि बांसा गांव लाइब्रेरी में भी आगे है, लोगों को शिक्षा देने और शिक्षा के प्रति लोगों को जागृति पैदा करने में, रुचि पैदा करने में आगे आ रहा है, बल्कि स्वच्छता में भी आगे है।
बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो जागो 90.4 FM पे आने के लिए जितिन ललित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।